Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Linear Algebra. Today we are having the 20th lecture of Linear Algebra. Last two lectures से हमने third part which is the major part of your course Linear Algebra हमने start किया हुआ है. Third part is about the vector spaces and their properties, and in fact we will recall some of the previous concepts which we have learned. For example, in the last lecture I have recalled null spaces and column spaces. Other than that, we will learn some other new concepts about the vector spaces. अब लास्ट लेक्चर्स में भी आपने नोट किया होगा कि हमने Rn को अब हमने रिप्लेस कर दिया है एनी वेक्टर स्पेस जो कि 10 एक्सियम्स सेटिस्फाई करता है, और उसकी सबस्पेसेस भी हमने पढ़ी थी. सिमिलरली हमने प्रीवियस लेक्चर्स में Rn की भी सबस्पेसेस पढ़ी थी. तो सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब जो लेक्चर्स आएंगे, आज का लेक्चर इंक्लूडिंग एंड नेक्स्ट लेक्चर, उसमें कुछ चीज़ें आप देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए होंगे Rn स्पेसेस के लिए. और Rn भी आपको अब पता है कि एक वेक्टर स्पेस है, और Rn के अलावा भी बेशुमार वेक्टर स्पेसेस हैं. इनफैक्ट एनी सेट विच सेटिस्फाइज द 10 एक्सियम्स, वो 10 एक्सियम्स हमने किस तरह फॉर्म किए हुए हैं. दीज 10 एक्सियम्स इनफैक्ट आर द सेम प्रॉपर्टीज एज द फिजिकल वेक्टर्स obey all these properties. उन्हीं को रिलेट, उन्हीं से मोटिवेशन लेके हमने 10 axioms बनाए थी. Any set in which two operation, addition and scalar multiplication with the elements, addition within the elements of that set and scalar multiplication with any scalar to the elements of that set are defined, then we will check that whether these 10 axioms satisfies or not. If the 10 axioms are satisfied, we will say that the space, the set is a vector space. और वेक्टर स्पेस की बार बार बताता हूँ कि वही प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूजुअली डायरेक्टेड वेक्टर्स की फिजिकल वर्ड में होती हैं. अब हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखी थी वेक्टर स्पेस की. फिर सबस्पेसेस का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था. सबस्पेस जो होती है वो भी एक सबसेट होती है वेक्टर स्पेस की, जो कि 10 की 10 एक्सियम्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स रिलेटिंग, और इन द सबसेट, सबसेट का नाम हमने क्या रखा था, H रखा था. अगर 10 की 10 एक्सियम्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ H विच इज अ सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस सेटिस्फाई करे वेक्टर स्पेस की 10 की 10 एक्सियम्स, देन वी विल से दैट दिस इज अ सबस्पेस. अब 10 की 10 एक्सियम्स जो हैं किसी भी सबसेट के लिए हम 10 की 10 एक्सियम्स नहीं चेक करते थे. हमने 3 सिर्फ बेसिक एक्सियम्स जो हैं वो सबसेट H के लिए क्राइटेरिया सेट किया था कि इफ दीज 3 axioms are satisfied by a subset, then we will say that this subset is a subspace of the vector space V. V जो है अब वेक्टर स्पेस है जो कि आपका बड़ा लार्जर सेट था. ठीक है. फिर हमने नल स्पेसेस और कॉलम स्पेसेस एक बार फिर रिकॉल की थी, जो कि हमने Rn के लिए भी पढ़ा था, मैट्रिसेस के लिए भी पढ़ा था. और ये नल स्पेसेस और कॉलम स्पेसेस जो हैं हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के, इन ये टर्मिनोलॉजीज जो हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी पढ़ी थी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस पे एक फंक्शन है जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की 2 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है. एंड द नल स्पेस ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसका नाम हमने क्या रखा था, उसको कर्नल हमने कहा था. ठीक है. कर्नल, नल स्पेस और रेंज जो थी वो हमने उसको इनफैक्ट अगर आपका मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन A है तो वो कॉलम स्पेस इक्वल्स रेंज आती है आपके. ठीक है. ये सब हम चीजें कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. आज के लेक्चर में इनफैक्ट हमने जो कॉन्सेप्ट Rn के लिए, द स्पेसिस Rn, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ऑफ Rn, वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को हम एक्सटेंड करेंगे फॉर एनी वेक्टर स्पेस V. पहली बात ये होगी, और इससे आप फेमिलियर हैं, आप देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन होगी, बट द वेक्टर्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स, the vectors were from Rn. Now the vectors will be from any vector space V. ये कॉन्सेप्ट जो है इसको हम जनरलाइज करेंगे. सेकेंडली we will introduce a new concept which we call the basis for a subspace of a vector space or basis for a vector space. ये भी इनफैक्ट कॉन्सेप्ट जो है इनफॉर्मली, इनडायरेक्टली
आपको मैंने करवा दिया हुआ है लास्ट लेक्चर में। जब आज के लेक्चर में मैं ये इंट्रोड्यूस करूंगा कॉन्सेप्ट एंड वी विल डू सम एग्जांपल्स इन विच वी विल फाइंड आउट द बेसिस। अब बेसिस क्या होता है ये मैंने बता दिया हुआ है, लेकिन टुडे वी आर फॉर्मली डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द लीनियरली independence of the given vectors from a vector space, not from Rn, and we are going to define the concept of basis for a vector space and its subspace. Rn से हम अब ज्यादा सेट्स के बारे में बात करेंगे, यही कॉन्सेप्ट्स को। As usual, I will start my lecture by introducing or by solving one of the practice problem which I have given in the last lecture. So let's start the lecture. Today we are having the 20th lecture. So I choose these two questions. In fact, question एक ही है लेकिन इसके two parts हैं. Either show that the given set is a vector space or give a counter example. एक set of elements है, या तो वो 10 axioms जो vector space के हैं वो satisfy कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। तो अगर करता है वो 10 की 10 axioms, we will check the 10 axioms। अगर वो 10 की 10 axioms satisfy करता है, it means कि वो vector space है। अगर एक भी axiom satisfy नहीं करता, then we will say that this set is not a vector space। अब यही आपसे पूछा हुआ है कि अब अगर आपने ये साबित करना हो कि सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, तो आपको एक एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी कि 10 की 10 एक्सियम में से एक एक्सियम जो है उसकी एग्जांपल ये है कि ये एक्सियम जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही। दैट एग्जांपल विच इज यूज्ड नॉर्मली टू डिसप्रूव अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नोन एज काउंटर एग्जांपल। काउंटर एग्जांपल क्या होती है? ऐसी एग्जांपल जो कि किसी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिसप्रूव करे, ठीक है। Such an example is known as counter example. So first part के लिए ये आपका सेट है। Now in your set every element has how many components? If P and Q are real numbers, let's say for example I take P equals 0 and Q equals 1, then I am having the one element which belongs to this set. P I took 0, -5, 4, 0 and Q 2. This set vector belong to the set H if I call this set which is defined in set builder notion as H. For these particular value of P equals 0 and Q equals 1. Now P, Q belongs to R. How many elements are in this set? P and Q can take any value from the real numbers. We have infinite real numbers, so this set H contains infinite elements. अब हमने इसके बारे में डिसाइड करना है कि वेक्टर स्पेस की जो एक्सियम्स थी वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं। If you remember, one of the axiom is that there should exist a vector, null vector जिसे हम कहते थे belongs to V such that 0 plus U equals U plus 0 equals U for all U belongs to V। अब इसका कंस्ट्रक्शन हमारे ये कह रहा है, बता रहा है इस सेट H की, जो कि मैंने नाम H रखा है इस सेट का, कि ये जो है इसमें एक एंट्री जो है, ये वाली एंट्री जो है Q plus 1, it will never be 0 whatever the value of Q की अगर -1 वैल्यू होती है फिर ही हमारे पास 0 एलिमेंट आ सकेगा, ठीक है। अब कोई सा भी नल वेक्टर जो है P एंड Q इक्वल्स -1 लें एंड P आर्बिट्ररी एलिमेंट लें, P को भी 0 ले लें, then we will have 0 which will be -5। अगर Q को मैं P इक्वल 0 लेता हूं और Q को मैं -1 लेता हूं, अब ये एलिमेंट जो है ये -1 लेने से 0 हो रहा है, लेकिन अगर मैं P इक्वल 0 और Q इक्वल -1 लूं तो मेरे अदर एलिमेंट जो है वेक्टर के 5 ये बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा, P 0 बन जाएगा और Q इक्वल -1 लेने से ये 0 बन जाएगा।
अब ये एलिमेंट जो है, दिस एलिमेंट which is q plus 1 equals 0 only whenever I have q equals minus 1. But whenever I take q equals minus 1, then the other two entries are non-zero. Other two entries are non-zero. So there does not exist. Can you find out the values of p and q such that the all entries of this vector which belongs to R4, क्योंकि इसकी 4 एंट्रीज हैं, चारों की चारों एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाएं. Can you give me an example or values of P and Q such that all 4 entries of this vector, which is the defining vector of this set H, becomes 0? There does not exist such a value. क्योंकि Q plus 1 0 होगा only when Q equals minus 1. फिर आपकी फर्स्ट 2 एंट्रीज जो है ये नॉन जीरो आ जाती हैं. ठीक है. अब बाकी एंट्रीज जब मैं P इक्वल 0 और Q 0 लेता हूं तो मेरी पहली एंट्री भी 0 हो जाएगी, दूसरी भी, थर्ड भी, लेकिन फोर्थ जो है वो 1 रहती है. ये वंस अगेन नॉट इक्वल टू नल वेक्टर ऑफ R4 है, क्योंकि ये वेक्टर्स R4 के हैं. सो दिस इज अ सेट which does not satisfy, in fact which does not have a null vector belongs to H. Hence this axioms, which is one of the axioms for a set to be a vector space, is not satisfied. So we conclude that in part 1 the set which I call H is not a vector स्पेस. अब ये सेट जो था, H जो था, ये किसका सबसेट था? इसके हर एलिमेंट जो है R4 से आ रहा है. इनफैक्ट ये सबसेट था R4 का. ठीक है. सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस सबसेट ऑफ R4 इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ R4. अब एग्जांपल 2 में देखें. एग्जांपल 2 का भी, ये भी अगर मैं इसको H1 कह लूं सेट को, तो इसका भी डिफाइनिंग जो एलिमेंट है वो R4 में से आ रहा है, क्योंकि इसकी 4 एंट्रीज हैं, 1 फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सो इनफैक्ट H1 भी मेरा जो है ये सबसेट हो सकता है किसका? R4 का. अब मैंने चेक करना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है. वेक्टर स्पेस है तो तब बताना है. अब ये सबसेट है, सब स्पेस ही जो हो सकता है ना. सब स्पेस के लिए हमने क्राइटेरिया पढ़ा था ना. फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था? कि नल वेक्टर बिलोंग्स टू द सबसेट H1 इन दिस एग्जांपल. अब मैं S और T की कौन सी वैल्यूज लूं कि नल वेक्टर प्रोड्यूस हो जाए? हम क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि S और T दोनों को 0 लूं तो माई फर्स्ट एंट्री विल बी 0, माई सेकेंड एंट्री विल बी 0, माई थर्ड एंट्री विल बी 0 एंड माई फोर्थ एंट्री विल बी 0. और यही नल वेक्टर है R4 का. ठीक है. ये वेक्टर है और ये एक मैट्रिक्स नोशन है R4 का, विच इज इनफैक्ट बिलोंग्स टू H1 for what values of the real numbers S and T? S equals 0, T equals 0. So the first condition is satisfied. The second condition, which is take any value U and V vectors from the set H1, then what will be the structure of U? Some real number, let's say S1 and S2, T1 belongs to real number है कि आपका U equals 4S1 S1 plus T1 minus T1. ये आपका U है और आपका V क्या है? And your V is, there exists some other real number, not necessarily the same. जरूरी नहीं है कि equal हो. S2 and T2 such that this is your V. S2 plus T2 minus T2. अब हमने ये सब चेक करना है कि U plus V ये भी H1 में है कि नहीं है. और clearly you will have S1 plus S2 U plus V. मैं इस तरह लिख सकता हूं -2 T1 plus T2 4 S1 plus S2 S1 plus S2
plus t1 plus t2 and in the end minus common t1 plus t2. अब जो है if we have s1, s2, t1 and t2 belongs to real number, then of course their sum s1 plus s2 and t1 plus t2 will always be a real number. I call these real numbers as s3 and t3. तो यहाँ पे मेरा क्या u plus v का फॉर्म बन जाएगा? My u plus v will become s3 minus 2t3 4s3 s3 plus t3 and minus t3, where s3 and t3 are real numbers. तो by definition ये set h1 में ना चला गया. It means implies u plus v belongs to h1. Similarly third entry जो है ये आप कोई सा स्केलर लें, c belongs to r और एक वेक्टर लें, वो भी h में ही होगा. सबस्पेस की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. सबस्पेस मैंने आज के लेक्चर में शुरू में भी आपको बताया, प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि सबस्पेस ऐसा सबसेट होता है वेक्टर स्पेस का जो कि वेक्टर स्पेस की 10 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे. सो दिस सेकंड सेट इज अ वेक्टर स्पेस क्योंकि ये सबस्पेस की तो तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. और थर्ड कंडीशन जो है u बिलोंग्स टू h1, ये आप खुद से चेक कर सकते हैं, इसी तरह करेंगे जिस तरह मैंने सेकंड कंडीशन की है. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. As I told you in the beginning of the lecture that today we are going to study the concept of the linearly independent vectors, but we will extend that concept to the vector spaces. लास्ट लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यही कॉन्सेप्ट को जो है ये स्टडी किया हुआ है, लेकिन Rn स्पेसिस के लिए जो कि एक स्पेसिफिक वेक्टर स्पेस थी. सो आई हैव स्टार्टेड माय स्लाइड विद रिकॉल एन इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2. अब ये देखें पहले यहाँ पे हमने Rn लिखा हुआ था, अब यहाँ पे v है, एनी वेक्टर स्पेस is said to be linearly independent if the vector equation, we are very familiar with such type of equations, vector equation c1 v1 plus so on cp vp has only trivial solution. ये trivial solution है, ठीक है. अब अगर ये v1 v2 vp जो है ये Rn में से हैं, तो ये तो हमने स्टडी किया हुआ है और हमें पता है कि दिस वेक्टर इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू ax equals 0 which is homogeneous system. लेकिन अब यहाँ पे जो डेफिनेशन दी गई है, दिस इज नॉट फॉर Rn, दिस इज फॉर एनी वेक्टर स्पेस एंड दिस नल वेक्टर इज द वेक्टर नल वेक्टर ऑफ वेक्टर स्पेस V which can have different form than the null vector of Rn. ठीक है. The set v1 vp is said to be linearly dependent if the above equation has at least one non-trivial solution, non-zero solution जिसे हम कहते हैं. That is if there are some weights c1 c2 up to so on cp not all zero such that this equation is satisfied. And the relation is called linearly dependence relation. Then this relation is called linearly dependence relation. In fact, अगर आप रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका वेक्टर्स linearly dependent हो, then this relation आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी होना चाहिए. मैंने आपको ये भी बताया था कि एक वेक्टर फ्रॉम दीज वेक्टर्स must be written as a linear combinations of other. Let's say for example मैं R2 में 1 0 0 1 and 2 3 ये सेट एक मैं बना लेता हूं R2 में. अब ये हमने पढ़ा हुआ है कि R2 में ये सेट जो है लीनियरली डिपेंडेंट है. लीनियरली डिपेंडेंट होगा तो इसको अगर मैं v1 कहूं, इसको v2 कहूं, इसको v3 कहूं, then there must be one vector from these vector which can be written as a linear combination of other vectors. यहां पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि v3 जो है can be written as
2 times v1 which is 1 0 plus 3 times which is 0 1. v3 को हमने लिख लिया ना v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, और एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी वेक्टर स्पेस. जब भी आपके वेक्टर्स जो है लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, यू मस्ट हैव एटलीस्ट वन, कम अज कम एक एटलीस्ट वन वेक्टर फ्रॉम दीज वेक्टर्स which can be written as linear combination of other vectors. अदर वेक्टर्स में मे बी 0 0 जो है वो कंपोनेंट हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और सेट यहाँ पे लिख देता हूं R2 का ही 1 0 0 1 एंड 0 5. अब आप देखें कि ये V3 जो है 0 5 जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, इसका 0 मैं वेक्टर रियल नंबर ले सकता हूं और इसका 5 0 1. अब ये कांस्टेंट C1 जो है वो 0 मैं ले सकता हूं. जरूरी नहीं है कि तमाम वेक्टर्स, बाकी तमाम वेक्टर्स एक्टिव रोल करें. ये अब वेक्टर कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा. सो 0 5 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स. सो एटलीस्ट, कम अज कम एटलीस्ट पे प्रीवियस लेक्चर्स में भी एम्फेसिस किया था, इस लेक्चर में भी दे रहा हूं. नेक्स्ट रिजल्ट विच इज रिटन हेयर इज रिलेटेड टू such a concept which I have already explained to you. An index set v1, v2, so on vp of two or more vectors with v1 is not equal to 0 is dependent on if and only if some vj with j greater than 1 is a linear combination of the preceding vectors. Preceding vectors का एक लीनियर कॉम्बिनेशन हो. और यही बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये v1 फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल में यहाँ पे ये वेक्टर जो था बाकी प्रीसीडिंग वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ये जो है लीनियर कॉम्बिनेशन है. सो व्हेनेवर द वेक्टर विल बी लीनियरली डिपेंडेंट वी विल हैव वन वेक्टर व्हिच कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वेक्टर्स. अब क्योंकि हमने Rn के लिए तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और कुछ एग्जांपल्स भी की हुई हैं कि किस तरह चेक करते हैं. अब हमने वेक्टर स्पेसेस डिफाइन कर लिए हैं. डिटरमिन वेदर द पॉलिनोमियल्स p1 equals this one and p2 equals t and p3 equals 5 minus 2t are linearly independent or linearly dependent in p. अब ये वेक्टर स्पेस p जो है ये जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, दिस इज द स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स. All polynomials. How many polynomials we have? We have infinite many polynomials. Polynomials of degree 2, polynomials of degree 10, polynomials of degree 10,000, 10 million, so on and so forth. तमाम polynomials का सेट जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है जिसको इससे डिनोट किया जाता है. तो हमने ये चेक करना है कि वेदर दीज p1, p2 एंड p3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट. इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि p1 जो है हम ये चेक करेंगे कि इनमें से कोई एक वेक्टर जो है, पॉलिनोमियल जो है, दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है कि नहीं. अब p3 जो है, p3 वेक्टर इसको, इस पॉलिनोमियल को मैं वेक्टर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट है. p3 वेक्टर अगर मैं एनालाइज करूं, p3 वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ p1 एंड p2 वेक्टर्स, और दीज आर द वेक्टर्स, इसीलिए मैंने इनको बोल्ड भी लिखा है. 5 टाइम्स p1t माइनस 2 टाइम्स p2t. अब p1t अगर आप डालें तो ये क्या आ रहा है, p1t क्या है 1, 5 आ जाएगा. 5 इंटू 1 माइनस 2p2 क्या है t इंटू t, ये आपका 5 माइनस 2t, यही नहीं बन रहा p3. हेंस वन वेक्टर, द सेट ऑफ वेक्टर्स p1t, p2t and p3t is linearly dependent. अब अगर इस वेक्टर p3 को मैं डिलीट कर दूं इस सेट में, आई फॉर्म अ न्यू सेट, जो लीनियर कॉम्बिनेशन है उसको मैं डिलीट कर देता हूं. सो माय सेट रिमेन्स p1t एंड p2t. ये सेट
अब ये दो ही वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स का हमने Rn में सीखा हुआ है, हमने सिर्फ ये चेक करना है ये एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है। अब 1 और t ये कैन वी फाइंड आउट a scalar not variable such that p1 polynomial can be written in terms of p2 polynomial. Can we find out a real number, a scalar such that p1 t can be written as that real number c, let's say p2? The answer is no. We cannot find out because this is a variable t and this is a constant. ठीक है? So this set is linearly independent in P, but this set is linearly dependent. तो हम इसी तरह किया करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स में जब बेसिस हम पढ़ेंगे। बेसिस क्या होती है मैं अभी आपको विद इन 5 मिनट्स जो है बताता हूँ कि बेसिस क्या होती है फॉर अ वेक्टर स्पेस। तो हम इसी तरह किया करेंगे कि अगर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट है, देन द वेक्टर विच कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स उसको हम डिलीट कर दिया करेंगे। ठीक है, और इस तरह हम बेसिस जो है सब स्पेसिस की निकाल लिया करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट एग्जांपल के लिए ये जो पॉलिनोमियल्स थे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ये देखें कि आपके पास देयर इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस थिंग, वेदर द गिवन पॉलिनोमियल्स in the vector space of polynomials are linearly independent or dependent. How? कि P1 यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री जो है आपकी 1 है, इसका मतलब है all three polynomials have whether a constant or a term in which the variable has power 1. अब अगर मैं इन वेक्टर्स के P1 T के कोरस्पॉन्ड जो कि 1 है एक 2D वेक्टर डिफाइन कर लेता हूं खुद से, 2 डायमेंशनल या R2 का वेक्टर कि फर्स्ट एंट्री जो है उसकी कांस्टेंट एंट्री रिप्रेजेंट कर रही है और सेकंड एंट्री जो है t⁻1 के साथ जो कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल में वो रिप्रेजेंट कर रहा है। सो P1 t कुड बी रिप्रेजेंटेड इन R2 बाय दिस वेक्टर। सिमिलरली P2 t जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ये मेरा t है तो इसका वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट कोई नहीं है और यहां पे आपने फिक्स किया कि फर्स्ट एंट्री जो है ये कांस्टेंट के कोरस्पॉन्ड है पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट के कोरस्पॉन्ड, और सेकंड एंट्री जो है ये t⁻1 का कोफिशिएंट है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ t⁻1 लीनियर। सो P2 को अगर मैं R2 का वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो आई कैन राइट इट एज देयर इज नो कांस्टेंट सो 0 एंड देयर इज t⁻1 हैज कोफिशिएंट 1 सो दिस इज द वेक्टर। अब सिमिलरली P3 लिखें आप, P3 क्या था 5 - 2t। अब इसके कोरस्पॉन्ड R2 में वेक्टर क्या है, इस लीनियर पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की पहली हमने एंट्री रखी हुई है R2 में तो 5, सेकेंड एंट्री क्या है -2। अब आपने अगर इन पॉलिनोमियल्स को अगर चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, आपने ये जो वेक्टर्स R2 के डिफाइन किए हैं इनको चेक कर लें वेदर दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। एक तो ये तरीका है ना जिस तरह मैंने बता दिया कि आपने विजुअली इंस्पेक्ट कर लिया कि P3 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ P1 एंड P2। अब फॉर्मल वे क्या है, फॉर्मल वे ये है कि आपकी मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी उस डिग्री का आप सपोज डिग्री यहां पे 1 थी तो 1 + 1 R2 का वेक्टर डिफाइन कर लिया, उसकी फर्स्ट एंट्री जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट है वो फिल करेगा, सेकंड एंट्री t⁻1 का जो कोफिशिएंट है वो फिल करेगा। ठीक है, तो ये वेक्टर हमने हर पॉलिनोमियल के कोरस्पॉन्ड हमने ये वेक्टर जो है डिफाइन कर लिए। अब मैंने अगर these polynomials will be linearly independent if these vectors of R2 are linearly independent। अब R2 के ये वेक्टर्स का मैं सेट एक बना लेता हूं, अगर ये सेट जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो मेरे पॉलिनोमियल्स भी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब ये जो है ये सेट आपने पढ़ा हुआ है, ये मैंने ट्रिक बताया हुआ है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स, इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्सीड्स the number of entries in Rn then the set is linearly dependent. This set is linearly dependent और आप देख भी सकते हैं 5 - 2 can be written as 5 times 1 0
-2 टाइम्स 0 1। ये इनफैक्ट एग्जैक्टली सेम ही है, लेकिन ये अगर पॉलिनोमियल ज़्यादा डिग्री 3 के डिग्री 2 के आ जाएं तो इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड बाय विजुअल इंस्पेक्शन के कोई लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो ये आपका फॉर्मल प्रोसीजर है पॉलिनोमियल्स को चेक करने के लिए कि वेदर दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। The second example is determine whether the set cos of t sin of t is linearly independent or linearly dependent in the vector space C01। अब ये वेक्टर स्पेस जस्ट आपको मैं रिकॉल कर रहा हूं, दिस इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द domain 0 1 and which are continuous. C stands for continuous and this interval stands for the domain on which a function is defined. कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं ऑन दिस इंटरवल और डोमेन 0 1 जो इंटरवल है यही डोमेन हो फंक्शन की जो कि कंटिन्यूअस भी हो। देयर आर इन्फिनिट मैनी पॉसिबिलिटीज, सो दिस स्पेस आल्सो कंटेन्स इन्फिनिट एलिमेंट्स। अब इस स्पेस में ये दो वेक्टर्स कॉज ऑफ साइन टी भी इस डोमेन में कंटिन्यूअस हैं। अब ये वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है। अब आपको पता होगा कि ग्राफिकली भी आप लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स जो है देख सकते हैं। अब 0 से 1 के दरमियान जो है यही हमारी डोमेन है ना। आपको पता होगा कि साइन का जो है यहाँ पे कहीं 1 से ज्यादा π/2 जो है यहाँ पे 0, यहाँ पे कहीं पाई होगी, π/2 होगा रियल नंबर, π/2 यहाँ पे पाई होगा। आपको पता है कि साइन जो है ये 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है π/2 पे, ठीक है। कॉस जो है 0 1 होता है और ये मिनिमम वैल्यू अटेन करता है π/2 पे। ये दो ग्राफ्स हैं इनके। अब ग्राफ से ये इट इज क्वाइट क्लियर दैट वी कैन नॉट फाइंड C1 such that sin of t can be written as cos of t within this interval 0 to 1। ये 1 जो है ये इधर π/2 पे, π/4 पे इनफैक्ट जो है 1 होता है। सो 0 1 डोमेन में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फैक्टर होंगे। वी कैन नॉट फाइंड अ कांस्टेंट सच दैट वी कैन राइट वन वैल्यू ऑफ द साइन ऑफ t in terms of the by multiplying one real number to the cos of t. So these vectors are linearly independent in the vector space C01। Let's introduce a new concept, basis of a vector space. Let H be a subspace of a vector space V. An indexed set of vectors B consists of B1, B2 up to so on BP. Of course, all these vectors B1, B2 up to so on BP are elements of H which is subset of vector space V। अब अगर ये सेट जो है B, इस सेट को B को we will call basis if these vectors are linearly independent। ये सेट जो है linearly independent सेट हो and the space H जो स्पेस है वो स्पैन करें ये तमाम वेक्टर्स। दो कंडीशंस कौन सी हैं? इनफैक्ट ये कंडीशंस हमने पहले भी आर एन स्पेसेस के लिए पढ़ी हुई हैं कि कोई भी एक सबस्पेस है H वेक्टर स्पेस की, एक छोटी ये वेक्टर स्पेस है आपकी अगर मैं फिगर बताऊं, और ये H है सबस्पेस है, ठीक है। इसमें सेट एक पड़ा हुआ है जिसको हम B कह रहे हैं। इस सेट में वेक्टर्स जो हैं वो इस तरह के वेक्टर्स हैं B1, B2, BP कि उनका स्पैन अगर लें तो H के इक्वल आ जाए और वो वेक्टर्स जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। देन वी विल से दैट दिस इज अ बेसिस फॉर द सबस्पेस H। ये दो कंडीशंस जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं बेसिस के मामले में। सो बेसिस इज अ सेट जो कि वेक्टर स्पेस का ही सबसेट होगा, लेकिन क्या कारण है वो कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं उस सेट में और उसका अगर स्पैन लें तो वेक्टर स्पेस के इक्वल आ जाए, ठीक है। रिमार्क, आई हैव रिटन अ रिमार्क, द डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस अप्लाइज टू द केस व्हेन H इक्वल्स V। जब H इक्वल्स V भी होता है देन
ये मैंने अभी आपको बता दिया। वेक्टर स्पेस H अगर सब स्पेस है तो हमने ट्रिवियल सब स्पेसेस पढ़ी हुई हैं जो कि 0 एंड V इटसेल्फ भी तो सबसेट, ये हम लिख सकते हैं ना, दिस इज ट्रू मैथमेटिकली। सो H इक्वल्स V भी जब होगा देन वी विल से दैट सेट B इज अ बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस V। ठीक है। When H is not equal to V, the second condition also includes that, second condition जो है अगर H सबसेट हो B का, इसका मतलब है H V के इक्वल नहीं है, एक प्रॉपर सबसेट है V का। अगर ये नहीं होगा तो ये ट्रू होगा। Then the second condition also includes that each B1, B2 up to so on BP ये H में से ही होने चाहिए, जाहिर बात है, तभी तो स्पैन जो है वो H के इक्वल होगा, मस्ट बिलोंग टू H। ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। अब आपने Rn जो है, सपोज R2 हो, R2 की हमने स्टैंडर्ड बेसिस पढ़ी नहीं ना, R2 की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, 1 0 0 1। I2 के जो है कॉलम्स, इसको हम E1 कॉलम बोलते हैं, इसको E2 बोलते हैं। सो E1 एंड E2 a set B containing these two elements where E1 is this vector and E2 is this vector, column vector, form a basis for R2. Why? Because these two vectors are linearly independent and span of E1 and E2 in fact equals R2 के equal आती है, और ये हमने चेक किया हुआ है, and we can check. Similarly Rn अगर n belongs to Z पॉजिटिव इंटीजर कोई हो तो इसका In जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाय n, इसके जो वेक्टर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं Rn की। एंड दीज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। इनफैक्ट इन माय प्रीवियस लेक्चर, इफ यू रिकॉल माय प्रीवियस लेक्चर, मैंने आपको एम्फेसिस किया था कि बेसिस जो है वो एक से ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन the number of vectors in basis वो सेम होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल R2 की इस बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं, 2। सो वी कैन हैव अनदर बेसिस, लेट्स से B, जो कि मैं लिखता हूं B1, विच कंसिस्ट ऑफ 3 5 एंड 13 7। These are linearly independent and these are also form span of these two vectors also R2, आप चेक कर सकते हैं। So this is another basis, but the bases have the same elements. इसमें भी 2 elements थे, इसमें भी 2 ही elements हैं। ये elements may be equal now, but the number of elements must be same in the basis. Same elements, equal elements जरूरी नहीं है कि ये E1, अब obviously ये E1 के equal नहीं है, ये E2 के equal नहीं है। सो ये फैक्ट जो है ये मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में भी जब Rn की सब स्पेसेस और उनकी बेसिस पढ़ रहे थे तो मैंने बड़ा एम्फेसिस किया था। लेट A बी एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स n क्रॉस n। जब भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स आता है तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम की एक्सियम्स आपके ज़हन में रिकॉल आनी चाहिए, रिकॉल उसको करना चाहिए आपको। से A1 A2 AN। अब ये वेक्टर्स जो है, हमने इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम में एक स्टेटमेंट थी कि columns of these vectors are linearly independent। अब n क्रॉस n अगर इसका ऑर्डर है तो each ai belongs to Rn होगा। so the set B, if A is invertible containing the columns of that matrix form a basis for Rn। अब ये In के इक्वल जरूरी नहीं है कि ये A जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, दैट वी हैव जनरलाइज द कॉन्सेप्ट। देन द कॉलम्स ऑफ A फॉर्म अ बेसिस ऑफ Rn। और लेकिन इसमें भी वेक्टर्स कितने हैं, Rn की स्टैंडर्ड बेसिस में कितने वेक्टर्स थे, n वेक्टर्स थे, इसमें भी n कॉलम्स हैं मैट्रिक्स A के, इस बेसिस B में A1 A2 अप टू सो ऑन AN। तो number of elements in the basis, it remains same, but a vector space can have more than one basis because they are linearly independent by invertible matrix theorem। In fact invertible matrix theorem की 2 axioms जो थी कि ये
columns of an invertible matrix are not only linearly independent but it spans also Rn. अगर n by n है तो ये दोनों कंडीशंस जो हैं बेसिस की सेटिस्फाई करता है. अगर हम एक सेट बना लें containing the columns of an invertible matrix and hence we have a basis for Rn. अब suppose कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं A equals let's say 3 by 3 मैट्रिक्स दे दूं, ठीक है, और मैं ये बता दूं कि लेट से ये 3 0 0 1 2 0 5 6 7 ये वेक्टर ए, ये वेक्टर मैट्रिक्स है. अब मैं आपको कहूं कि राइट अ बेसिस फॉर R3. ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड बेसिस नहीं मैं कह रहा, राइट डाउन द बेसिस फॉर R3. तो आप क्या चेक करेंगे? आप फौरन चेक करेंगे वेदर दिस इज इन्वर्टिबल और नॉट. अब ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हमने ये पढ़ा हुआ है रिजल्ट. A matrix is invertible if and only if determinant of that matrix is non-zero. अब इसका determinant क्या होगा? 3 into 2 into 7 which is not a zero number, which is non-zero. So A inverse exists. In other words, A is invertible. A invertible हो गया तो ये रिजल्ट से, इस एग्जांपल से इसके कॉलम्स जो हैं, इसको A1 कॉलम कहूं, A2 कॉलम कहूं, A3 कॉलम कहूं, तो बेसिस अगर मैंने लिखनी है तो मैंने A1, A2 और A3 ये वेक्टर्स जो हैं जो कि इसके कॉलम्स के कॉरस्पॉन्ड हैं वो उसका मैं एक सेट बना लूंगा. दैट विल बी अ बेसिस फॉर R3. अब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और ये स्पैन भी कर रहे हैं कंप्लीट R3 पे, ठीक है. तो इस तरह के एग्जाम्पल मैं असाइनमेंट और क्विजेज और सेशनल्स में या एग्जाम में पूछ सकता हूँ. यू हैव टू बी केयरफुल, यू शुड learn how to apply the results on particular examples. अब ये एक और एग्जाम्पल हमारे पास पड़ी हुई है. Let E1, En be the columns of n cross n identity matrix, then In is a form of basis of Rn. ये इनफैक्ट मैंने आपको बता दिया. So this is very important result which states that if A is invertible and A has order n cross n, then the columns of A forms a basis for the space Rn. Let V1, V2 and V3 be these three vectors. R3 के हैं, R3 के. Determine if V1, V2, V3 is a basis for R3. ठीक है जी. अब इसके सोल्यूशन में मैंने लिखा हुआ है यूज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम. अभी हमने एग्जांपल की, मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं A which consists of these vectors 3 0 minus 6 minus 4 1 7 minus 2 1 and 5. इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैंने लिखना हो, मैं क्या, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया है V1 V2 and V3. ये मैट्रिक्स बनाया है, यही मैट्रिक्स बनाया है ना. अब इस मैट्रिक्स को मैंने सिर्फ ये चेक करना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है. इन्वर्टिबल के लिए मैं ये चेक करूंगा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है नॉन इनवर्स निकालना नहीं है, सिर्फ ये चेक करना है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं. उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट मैंने ये रिकॉल किया कि मैं ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो. इसका मतलब है डिटर्मिनेंट मुझे निकालना पड़ेगा. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई थी, समझाई थी कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज, अगर मैं कोई रो ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स पे मैं रो ऑपरेशन करता हूं R3 माइनस 2 टाइम्स R1 और मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आता है B, ये जस्ट रिकॉल भी हो जाएगा. 3 माइनस 4 माइनस 2 रिकॉल कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट. एंड 0 1 1 ये 0 हो गया. 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पे मेरा 7 प्लस 8 आएगा और यहां पे क्या बन जाएगा मेरा 7 प्लस 8 कितना होता है 15. सब्ट्रैक्ट करना है 5 प्लस 4, ये मेरा 9 बन जाएगा. अब ये मैट्रिक्स बी जो मैंने ऑब्टेन किया ये इस रो ऑपरेशन से किया है और मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए
इनफैक्ट इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी, क्योंकि सच अ रो ऑपरेशन करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने अब इसका, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो मुझे पता है, मैं फर्स्ट कॉलम से अगर एक्सपैंड करूं 3 इंटू आई शुड लीव दीज टू कॉलम्स 1 1 15 and 9, and this determinant is easily evaluatable. 9 minus 15, which is 3 into minus 6, which is minus 18, not equal to 0 number. So conclusion is A inverse exists. In other words, we can say that A is invertible. So A is invertible. Then invertible matrix theorem says that the columns of A are linearly independent and columns of A spans from which these columns are. So these columns are from R3. So B, the set containing V1, V2, V3 form a basis for R3. R3 की basis form करता है, and we have used two facts in fact, that the determinant A is invertible if and only if determinant of A is non-zero. तो determinant हमने determinant की properties use करके determinant A का निकाल लिया. Then we have used the invertible matrix theorem. Invertible matrix theorem says that if A is invertible, then the columns of A are linearly independent and the columns of A spans R3 for this particular example. ठीक है, अब ये देखें कि हम अपना जो है एग्जाम्पल्स में ट्रिक्स यूज कर रहे हैं which we have learned in the previous lectures. अब मैंने वो दो क्राइटेरियाज जो था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, स्पैन करता है, अगर फॉर्मली मैं वो चेक करना शुरू कर दूं तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. फॉर एग्जांपल, फॉर्मली चेक करने का क्या मतलब है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट मैं C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इक्वल 0 इस सिस्टम को सॉल्व करता फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वेदर द वेक्टर्स V1 V2 V3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. अगर इसका सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होता देन आई कुड conclude that the vectors V1, V2 and V3 are linearly independent. अगर इसका इस सिस्टम का सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होता, एक सिस्टम सॉल्व करता, फिर मैं B आर्बिट्ररी एलिमेंट लेता R3 का और मैं वंस अगेन x1 V1 प्लस x2 V2 प्लस x3 V3 इक्वल्स B इस सिस्टम को सॉल्व करता. इफ दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट देन आई कैन से दैट the span of V1, V2, V3 equals R3 है. अब ये दो सिस्टम मुझे सॉल्व करने पड़ते rather than, तो आप you can imagine that how many arithmetic operations I have to do. अगर आपके कंप्यूटर ने भी ये करना होता तब भी उसको he has to do more computations than as compared to this procedure which I have adopted. I have used the results which I have already explained to you for this particular example. So you should solve a particular question intelligently. What is the way of intelligence? Intelligently solve करने का मतलब ये है कि use the previous knowledge you have. ठीक है, यही हमने इस एग्जाम्पल में किया. अब we have another example. Let S equals 1 t square tn. Verify that S is a basis of Pn. अब ये vector space recall करें. This is the vector space of all the polynomials of degree up to n. N is a positive integer. N could be 1, 2, 3, 4 or and all these spaces P1 का क्या मतलब है? The space of polynomials, all the polynomials up to degree 1. इसका मतलब है इस सेट में constants, all real numbers आ गए और linear functions आ गए. Linear polynomials कहूँ या function. Polynomial is a function. अब अगर P2 है, P2 का क्या मतलब है कि इस सेट में all polynomials of degree up to
2। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी इस सेट में है, लीनियर पॉलिनोमियल भी है और कांस्टेंट्स भी हैं। ठीक है, Pn क्या है? Pn, और ये हमने चेक किया था कि दिस इज अ वेक्टर स्पेस। अब जब भी वेक्टर स्पेस की बात आएगी तो बेसिस इज अ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ईच वेक्टर स्पेस। किसी भी वेक्टर स्पेस की जब बात करेंगे तो लाजमी तौर पे उसकी बेसिस होगी या नहीं होगी। बेसिस किस तरह का सेट होगा? बेसिस इनफैक्ट हर वेक्टर स्पेस की होती है। वी विल सी इन द फोर्थकमिंग लेक्चर्स। अब क्या है कि अगर अब ये हमें कहा गया इस एग्जांपल में कि ये सेट है एस, इसको चेक करें कि ये बेसिस है कि नहीं है। अब फर्स्ट कंडीशन कि इस सेट के वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट करने के लिए मैंने आपको क्या एग्जांपल में तरीका बताया था कि इसका फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है? 1। अब मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री कहां तक जा रही है? आर एन तक। एन इज अ पॉजिटिव नंबर। सो 1 को मैं लिखूंगा एज अ वेक्टर ऑफ आर एन, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो एन है। सो दिस वेक्टर बिलोंग्स टू आर एन। और किस तरह मैं फिक्स कर रहा हूं कि इसकी फर्स्ट एंट्री जो है आर एन के वेक्टर की ये कांस्टेंट के कोरस्पोंड है। अब यहां पे ये पॉलिनोमियल जो है ये कांस्टेंट है, 1 लिख दिया। बाकी टी की पावर्स, सेकेंड एंट्री विल बी द टी की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होगा वो यहां पे लिखूंगा। वो यहां पे कोई नहीं है, 0 0, ऑल एंट्रीज विल बी 0। सिमिलरली टी के कोरस्पॉन्ड मैं एक वेक्टर लिखूंगा आर एन का। किस तरह इसकी एंट्रीज फिल करूंगा? अब इस पॉलिनोमियल में जो कि सेकंड पॉलिनोमियल ये है टी, इसमें कांस्टेंट तो नहीं ना है कोई एलिमेंट, तो कांस्टेंट फर्स्ट एंट्री कांस्टेंट का के लिए थी। सेकंड एंट्री टी की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। थर्ड एंट्री टी की पावर 2 का जो कोफिशिएंट है वो कोई नहीं है, टी की पावर 2 यहां पे इस पॉलिनोमियल में टी में। सो एंड सो फोर्थ। टी लास्ट वाली एंट्री क्या है? टी रेज़ टू पावर एन का कोफिशिएंट जो है। सिमिलरली आप टी स्क्वायर के कोरस्पॉन्ड वेक्टर लिखेंगे जो कि 0 0 1, बाकी तमाम एंट्रीज 0 होंगी और ये भी आर एन का एलिमेंट है। सो एंड सो फोर्थ। टी रेज़ टू पावर एन जो है उसका क्या आ जाएगा? 0 0, ऑल एंट्रीज 0। nth एंट्री जो है वो 1 होगी और nth एंट्री जो है वो हमने टी एन के कोफिशिएंट का रखा हुआ है। सो अब ये पॉलिनोमियल्स जो दिए गए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ दीज वेक्टर्स ऑफ आर एन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इन वेक्टर्स को मैं यहां पे लिखता हूं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, 1 0 0, सो एंड सो फोर्थ, लास्ट 0 0 1 0, लास्ट 0। इसी तरह ये चलता जाएगा। ये nth कॉलम अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या होगा? लास्ट में 1 होगा। ये आप देखें कि ये आपका आई एन नहीं बन रहा। अब ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और आई एन के वेक्टर्स को तो हम डिनोट करते हैं E1 E2 अप टू सो ऑन En से। सो दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट आई एन के हो गए। दिस इंप्लाइज दैट द वेक्टर्स, द सेट कंटेनिंग 1 t square up to so on tn, this is linearly independent। जब ये linearly independent हो गए और ये वेक्टर्स जो हैं ये स्पैन भी करते हैं आर एन को। ये जो वेक्टर्स E1 E2 अप टू सो ऑन En है ये स्पैन भी करते हैं आर एन को। इनफैक्ट स्पैन ऑफ दीज वेक्टर इक्वल्स आर एन है। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो आपका वो उसको हम वेक्टर आर एन में लिख सकते हैं, आर्बिट्री वेक्टर। लेट्स से मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। कोई सा भी पॉलिनोमियल पी एन का लिखें, पी ऑफ टी, आर्बिट्री पॉलिनोमियल। वो पी ऑफ टी की फॉर्म क्या होगी? ए नॉट प्लस A1t प्लस सोन ए एन टी एन। यही फॉर्म होगी ना, वेयर ए नॉट A1 अप टू सोन ए एन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स हैं। ये आर्बिट्री एलिमेंट है ना। अब ये एलिमेंट जो हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं ना। आई शुड राइट
P of t equals C1 plus C2t plus Cn Tn। अब मैंने C1, C2, Cn निकालने हैं such that this equation holds। क्लियरली अगर मैं ये पोलिनोमियल यहाँ पे डाल दूं एंड टू पोलिनोमियल्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर corresponding एंट्रीज आर इक्वल, तो C1 की वैल्यू क्या आ रही है A0, C2 की वैल्यू क्या आ रही है A1, सो ऑन Cn की वैल्यू क्या आ रही है An। यहाँ पे ऑल कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो इनफैक्ट स्पैन ऑफ S इक्वल्स Pn। ठीक है, आप इससे भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि हर वेक्टर के कोरस्पॉन्ड Rn का एक वेक्टर आ रहा है और स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल्स Rn, सो स्पैन ऑफ these polynomials equals Pn. So this is a set which is linearly independent as well as span of this set equals Pn. So this is by definition form a basis for Pn, and this standard basis is called standard basis। इसको standard basis कहते हैं। तो Pn की standard basis में कितने एलिमेंट हो गए, t की पावर 1, 2 अप टू सो ऑन n और एक कांस्टेंट टर्म n+1 एलिमेंट्स या n+1 वेक्टर्स हैं Pn की बेसिस में। ठीक है, तो अगर इसके अलावा आपके पास कोई बेसिस है Pn की, उसमें भी कितने एलिमेंट्स होंगे n+1 ही एलिमेंट्स होंगे, पॉलिनोमियल डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स डू अनदर एग्जांपल। V1, V2 and V3 are these vectors and H equals span of V1, V2. Note that V3 equals 5V1 plus 3V1। ये आप चेक कर सकते हैं and show that span of V1, V2 equals span of this and find a basis of this one। अब span of V1, V2, V3 ये क्या था, all linear combinations of V1, V2 and V3। In other words, C1 V1 plus C2 V2 plus C3 V3, where C1, C2, C3 are real numbers। इन्फिनिट सेट है ये हमने सीखा हुआ है। अब V3 जो है ये हमें दिया गया है, अगर इसमें मैं वैल्यू डाल दूं C1 V1, V3 का जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है, हमने ऑब्जर्व किया कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है V3, C2 V2 प्लस C3 V3 5 V1 प्लस 3 V2। इसको मैं लिख सकता हूं C1 प्लस 5 टाइम्स C3 इंटू V1 प्लस C2 प्लस 3 टाइम्स C3 इंटू V2। अब C1, C3 अगर रियल नंबर्स हैं तो 5C3 भी रियल नंबर होगा और ये भी एक रियल नंबर होगा। आई कॉल दैट रियल नंबर, लेट्स से C4 V1 प्लस C5 V2, where C4 and C5 belongs to real number। ये बाय डेफिनेशन क्या है, दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। इसका मतलब है कि इफ दिस कंडीशन वन ऑफ द वेक्टर V3 इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, ये एलिमेंट था किसका, स्पैन ऑफ V1 V2 का। आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ दिस स्पैन goes to this span whenever we have this condition। इसका मतलब है this span of V1, V2, V3 is subset of span of V1, V2। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि तीन वेक्टर्स अगर हैं तो स्पैन, इन अदर वर्ड्स दिस हमने वी हैव शोड दिस एंड स्पैन ऑफ V1, V2 ये तो हमें
बाय डिफॉल्ट ही ट्रू था कि दैट इज सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ v1 v2 v3। अब इन दो इक्वेशंस को आप इक्वेट करें, कंबाइन करें, तो यू हैव द स्पैन ऑफ v1 v2 in fact equals span of v1 v2 and v3, and this is true only when v3 is equals this one, v3 बाकी v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में। अब फाइंड अ बेसिस ऑफ h। अब h इक्वल, अगर ये दोनों स्पैन हो गए तो h इक्वल हो गया स्पैन ऑफ v1 v2 के। अब दो वेक्टर्स का स्पैन है, इक्वल्स h है, हमने इसको सिर्फ ये चेक करना है वेदर दीज टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो बेसिस जो है वो बेसिस क्या बन जाएगी, v1 एंड v2 बन जाएगी इफ v1 एंड v2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कोई से दो वेक्टर्स दिए गए हों, इसका तो हमने सीखा हुआ है कि टू वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ दीज टू वेक्टर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। अब v1 और v2 जो है ये क्लियरली आप देख सकते हैं एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। You cannot find out a real number r such that v1 could be written as r v2। कोई रियल नंबर r आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि आप इस तरह रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। रियल नंबर की बात कर रहा हूं, और वी हैव डन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन अ लॉट ऑफ टाइम्स इन द प्रीवियस लेक्चर। सो स्पैन तो एज को ऑलरेडी ये सेट कर रहा था v1 v2 जो मैंने b लिखा है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, सो दिस इज अ बेसिस फॉर एज। ये एग्जांपल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पैन, कोई भी स्पैन सबस्पेस होती है, ये भी हमने डिसाइड किया हुआ प्रीवियस लेक्चर में, तो स्पैन ऑफ गिवन वेक्टर्स हो, उसका आपने बेसिस निकालना हो तो आप सिर्फ ये चेक करते हैं कि वो वेक्टर्स जिनका स्पैन जो है वो एच है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वही सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो बेसिस फॉर्म करेगा एज। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर में लिखा जाएगा। जैसे एक वेक्टर, ये तीनों वेक्टर्स जो है लीनियरली डिपेंडेंट हैं क्योंकि ये एक वेक्टर्स बाकी दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, तो उस वेक्टर्स को हम निकाल देंगे सेट में से। स्पैन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन बेसिस हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर वेक्टर्स होंगे बेसिस हमें मिल जाएगी। यही रिजल्ट जो है, जो भी हमने एग्जांपल में नोटिस किया है, ये इस थ्योरम में बता रहा है। लेट एस बी दिस सेट, वी आर सेट इन वी, एंड लेट एच इक्वल्स दिस वन। इनफैक्ट यहां पे स्पैन है, स्पैन ऑफ v1 so on vp। if one of the vectors is in S, say vk is linear combination of remaining vectors in S, then the set formed by S by removing that vector which is the linear combination of the previous और preceding vectors, उसको अगर हम डिलीट कर दें जैसे पिछली एग्जांपल में किया था, the remaining vector still spans H। if H is not equal to 0, some subset of S is a basis for H। उस VK को हम डिलीट कर देंगे, फिर चेक करेंगे कि रिमेनिंग वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। वो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो बेसिस फॉर्म कर देंगे, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इसका मतलब है फिर एक वेक्टर आपका बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, तो फिर आप वो वेक्टर ढूंढेंगे जो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसको भी निकाल देंगे सेट से। इसी तरह निकालते जाएंगे, अल्टीमेटली आपके पास एक सेट आएगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का वेक्टर्स होगा और वो स्पैन भी कर रहा होगा। ठीक है, लेट्स गो टू द एग्जांपल। वी हैव एग्जांपल, फाइंड अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ A वेयर A इक्वल्स A1 A2 so on A5 and A is given this one। अब कॉलम स्पेस के लिए बेसिस ये हमने बता दिया हुआ है कि A मैट्रिक्स जो है ये एचेलॉन फॉर्म में दिया गया है, जितने पिवट एलिमेंट हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं A के। ये पिवट एलिमेंट है, ये है, और नेक्स्ट ये है। सो A1 A2 A3 A4 एंड A5 अगर मैं कॉलम्स का नाम रखूं, so a set containing A1 A3 and A5 form a basis for column space of A। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
linearly independent sets. What about a matrix A that is not in reduced echelon form? Of course, we will reduce that matrix to the echelon form and then we will decide which are the linearly independent set columns of that matrix. उसके correspond original A में जो columns होंगे, ये हमने किया हुआ है, original A में जो columns होंगे pivot positions के correspond, that will form a basis for the column space of A. Recall that any linearly dependence relation among the columns of A can be expressed in the form AX equals 0. ये just एक remark है which is very evident remark. When A is row reduced to a matrix B, the columns of B are often totally different from the columns of A. However, the elements AX equals 0 and BX equals 0 have exactly the same set solution. होमोजीनियस कॉलम्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसका एग्जैक्टली सेम सोल्यूशन होगा एंड इट मेक सेंस आल्सो कि क्योंकि ए और बी रो इक्विवेलेंट हैं और बी एचेलॉन फॉर्म है, जितने फ्री वेरिएबल्स बी के होंगे उतने फ्री वेरिएबल्स ए एक्स इक्वल 0 सोल्यूशन में होंगे ए के, क्योंकि अगर ए एक्स इक्वल 0 को हमने सॉल्व करना सीखा हुआ है तो हम रो रिड्यूस ही करते हैं ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विद 0 0 0, तो वो ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है बी एक्स इक्वल 0 का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा जो कि एचेलॉन फॉर्म में होगा. सो वी हैव द सेम सॉल्यूशंस. That is, the column space of A have exactly the same linearly dependence relationship as the columns of B. ये बड़ा important है. Next example में जो है ये clear होगा. The matrix B, this matrix is row equivalent to the matrix A. इसका मतलब ये हुआ कि जो linearly independent columns B में होंगे वही linearly independent columns A में होंगे. अब A ऑलरेडी एचेलॉन फॉर्म में है, A में लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कौन से हैं? फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम. सो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स ऑफ B विल बी द फर्स्ट कॉलम, द थर्ड कॉलम एंड द फिफ्थ कॉलम. नेक्स्ट रिजल्ट है द पिवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स A फॉर्म अ बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ऑफ A. इनफैक्ट ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको करवा दिया था. The pivot columns of a matrix A are evident when A has been reduced only to echelon form, but be careful to use the pivot columns of A itself. ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो echelon form में आया वही कॉलम नहीं आपने लिखने, आपने ओरिजिनल A में जो corresponding pivot element के कॉलम होंगे वो बेसिस में लिखने हैं. ये रिमार्क जो है वो ही एक्सप्लेन कर रहा है. Row operations can change the column space of a matrix. Column space of a matrix. लीनियरली इंडिपेंडेंस रिलेशन जो है वो रो ऑपरेशंस चेंज नहीं करते, लेकिन ऑफ कोर्स कॉलम स्पेस जो है वो चेंज हो सकती है. द कॉलम ऑफ एन एचेलॉन फॉर्म बी ऑफ ए आर ऑफन नॉट इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए. दिस मे बी पॉसिबल. टू व्यूज ऑफ अ बेसिस. बेसिस के टू व्यूज ये जो है ये मैंने आपको पहले बता दिए थे, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं. बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट एंड लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. और इसकी एग्जांपल्स हमने की थी. सपोज आपके पास एक सेट है H विच कंटेन्स दीज वेक्टर्स 1 0 0 1 2 3 1 5 7 एंड 4 5 6. ऑल दीज वेक्टर्स आर फ्रॉम R3. लेकिन इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, कितने वेक्टर्स हैं? 1 2 3 एंड 4. सो दिस सेट कैन नॉट बी फॉर्म अ बेसिस. और ये फर्दर मोर बेसिस में से कौन सा एक्सियम जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा? दिस सेट इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट. ये हमने पढ़ा हुआ है. और बेसिस किसी भी वेक्टर स्पेस की जो होती है ये लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होती है. व्हाट डज इट मीन? कि कोई भी सेट होगा जिसमें बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, that will be automatically linearly dependent. We don't have to check anything. और smallest spanning set होता है. अगर बेस कोई सेट आपको दिया जाए जिसमें बेसिस के एलिमेंट से कम एलिमेंट्स हों, we will say that this set is the not a spanning set, क्योंकि largest smallest spanning set है बेसिस, और बेसिस में जितने वेक्टर होंगे उतने वेक्टर का सेट जो है स्पैन कर सकता है वेक्टर स्पेस को, उससे कम वेक्टर्स का स्पैन कभी नहीं कर सकता. लेट्स से कि मैं यहां पे एक और H1 लिखता हूं. H1 इक्वल्स
R3 के एलिमेंट्स लिखता हूं 1 2 3 4 5 6. दिस सेट कैन नॉट बी अ बेसिस फॉर R3 क्योंकि इसमें दो वेक्टर्स हैं और ये कौन सी, ये कभी भी स्पैन ऑफ these span of vectors of H cannot be equal R3. Why? Because basis, जो कि R3 की basis में 3 vectors होते हैं, basis is the smallest spanning set. उससे कोई छोटा set contain करने वाला vectors, इसमें 2 vectors है ना, तो 2 is less than 3, so this set cannot span R3. Similarly, we have another slide in which we have explained the example. The following 3 sets in R3 show how a linearly independent set can be enlarged to a basis. अगर linearly independent set है उसमें एक ऐसा वेक्टर हम ऐड करेंगे जो कि linearly independent set रहे और वो जो है स्पैनिंग सेट बन जाए, क्योंकि वो स्पैनिंग सेट नहीं होगा. जैसे ये है, ये जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन स्पैन नहीं कर सकता कभी भी R3 को, क्योंकि इसमें वेक्टर्स ही 2 हैं. बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट. कम से कम 3 एलिमेंट वाला सेट जो है स्पैन कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर 3 एलिमेंट वाला सेट जो है R3 का सबसेट जो है वो स्पैन करे R3 को. अब बेसिस फॉर R3, इसमें हम एक और जो है वेक्टर ऐड कर देते हैं सच दैट this vector does not affect the linearly independence of the previous vector and this forms a linearly independent set. तो ये linearly independent set तो हो गया, तो ये span automatically करेगा because linearly basis is the largest linearly independent set. ये बड़ा strong जो है remark है, information है. spans R3 but linearly. अब ये vectors जो है, ये 3 वेक्टर, ये 3 वेक्टर तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लेकिन हमने एक और वेक्टर ऐड कर लिया तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर किसी भी स्पेस में जो है वो सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है? बेसिस होता है. बेसिस से बड़ा सेट कोई भी सेट किसी भी वेक्टर स्पेस में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता. ठीक है. अब ये 2 एग्जांपल्स जो हैं ये आप खुद से कर सकते हैं. I will just give you a hint. Determine V1, V2. Determine if V1, V2 is a basis for R3. बेसिस तो कभी नहीं हो सकती. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं क्योंकि बेसिस ये स्पैन कभी नहीं करेगा. स्पैन ऑफ V1, V2 कैन नॉट बी R3 क्योंकि बेसिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट. 3 वेक्टर्स वाला स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट जो है वो आपका स्पैन कर सकता है. सो दिस इज नॉट अ बेसिस फॉर R3. यहाँ पे R3 है. लेट V1, V2 एंड H is V1, V2 a basis for H? Yes. The answer is yes, and you have to find out the justification yourself. You can do it easily. Next example, let V1, V2, V3 and V4 are these vectors. Find a basis for the space W spanned by these one. अब W जो है ये span of V1, V2, V3, V4 ये है. हमने सिर्फ ये चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं. इफ लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते क्योंकि ये R3 में से हैं. R3 में लार्जेस्ट सेट जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है? 3 वेक्टर उसमें आ सकते हैं. ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है. सो यू विल, व्हाट विल यू डू? यू विल फाइंड आउट 1 -3 4 6 2 -1 2 -3 -2 3 -4 -8 9. You will find out a non-trivial solution of this system and get a relationship between these vectors. उस जो एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा उस वेक्टर को आप डिलीट कर देंगे. then once again you will check whether by deleting that vector which is a linear combination of the preceding vectors वो linearly independent है कि नहीं है. वो सेट अगर linearly dependent हो फिर आपको एक रिलेशन मिलेगा, so on and so forth. ultimately you will get a set containing the linearly independent vectors जो कि इस W space की basis form कर रहा होगा.
At the end of the lecture, there are some practice problem. Find a basis for the set vectors, this one. Find a basis for the set vectors, this one, and you can do this vector. Determine whether the sets are basis for R3. इस तरह की examples हमने की हैं of the sets. इन sets में से किन sets को हम enlarge कर सकते हैं, basis बना सकते हैं, किन vectors को जो हैं वो हम basis नहीं बना सकते. Justify your answer. You can do it. In the vector space of all real value function, find a basis for the subspace spanned by these vectors. ठीक है? We are at the end of our lecture. I hope that you will be able to solve some practice problem and the problems of your exercise. आज का lecture जो था ये बड़ा important था, and we have introduced the concept of basis and we have learned some tricks to find out whether a given set of vectors is a basis for a vector space or not. ठीक है, ये आप अपनी बुक में से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. For the next lecture, till then, Allah Hafiz and take care.